जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं वर्ग दसम के सब्जेक्ट बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर परिवहन। दोस्तों इससे पहले पौधों में परिवहन पूरी डीप नॉलेज के साथ हो चुका है। आइए आज समझते हैं जंतुओं में परिवहन। दोस्तों जंतुओं में परिवहन किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ या अन्य उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, उसे जंतुओं परिवहन कहते हैं। दोस्तों परिवहन तंत्र के मुख्य तीन अवयव होते हैं। एक होते हैं रुधिर यानी रक्त, दूसरा होते हैं हृदय और तीसरा होते हैं रक्त वाहिनियां। दोस्तों याद रखिएगा कि ये तीनों मिलकर यानी रुधिर, लाल रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों ब्लड जो होता है वह शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है, जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ। याद रखिएगा दोस्तों, हृदय रक्त को पंप करता है और पूरे शरीर में फैलाता है। रक्त वाहिनियां, ये नलिका रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, रक्त वाहिनियों के मुख्य तीन भाग होते हैं, एक धमनी, एक शिरा, एक कोशिका। इसको आगे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला है रक्त परिवहन तंत्र। दोस्तों याद रखिएगा कि लाल रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। याद रखिएगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। लाल रक्त का एक गाढ़ा क्षारीय तलत पदार्थ है जो हृदय और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक भी कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, रक्त के मुख्य घटक होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, डब्ल्यूबीसी शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, प्लेटलेट जो होता है वह शरीर को थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद प्लाज्मा जो होता है वह पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ आदि का परिवहन करता है। तो हृदय जो होता है वो हमारे शरीर का बहुत बड़ा अंग है। आप याद रखिएगा कि हृदय एक पेशीय पंप है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। रक्त अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों को जोड़ता है तथा ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन करता है। दोस्तों आइए समझते हैं कि रक्त की संरचना। रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है तरल भाग जो प्लाविका या प्लाज्मा कहलाता है। दूसरा होता है ठोस भाग जिसे लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी कहते हैं। उसके बाद श्वेत रक्त कोशिका, तो रक्त पट्टिकाणु। पहला जो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर यानी पानी होता है। याद रखिए, उसका इसमें प्रोटीन, लवण, पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया, यूरिक अम्ल और गैस। गैस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसके मुख्य घटक है। उसके बाद आता है ठोस भाग। ठोस भाग में तीन प्रकार के घटक होते हैं। एक होते हैं आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, हेमोग्लोबिन। दोस्तों याद रखिएगा कि लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो होता है वह लाल होता है। हेमोग्लोबिन के कुछ अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसके इसी विलक्षण के गुण के कारण इसे ऑक्सीजन वाहक भी कहते हैं। लाल रक्त कोशिका शरीर में शोषण गैसों का परिवहन करता है। उसके बाद हेमोग्लोबिन शोषण के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है तथा इसी रूप में ऑक्सीजन परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हेमोग्लोबिन का वियोजन यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है और यह ऑक्सीजन मिश्रण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय शोषण में भाग लेता है। इसके उपरांत बना CO2 फिर हेमोग्लोबिन से संयोग कर एक अस्थायी कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है जो रक्त संचरण के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। यहाँ कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन वियोजित होकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड तथा हेमोग्लोबिन बनाता है। फेफड़ों द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों मनुष्य, मेमोलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के लाल रक्त कोशिकाओं में
न्यूक्लियस नहीं होता है। दोस्तों ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है आइए समझते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। ऑक्सीजन का वियोजन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का वियोजन होकर ऑक्सीजन कोशिका में चली जाती है और कोशिकीय शोषण में भाग लेता है। आरबीसी के कुछ मुख्य बिंदु है, आपको इसे याद रखना अत्यंत जरूरी है। हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। हेमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोजन की होती है। किसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। लाल रक्त कोशिका शरीर में शोषण गैसों का परिवहन करता है। अगला है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका। दोस्तों ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इनमें हेमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं, इसके कारण ये रंगहीन होते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों और संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना, विदेशी रोगाणु, मृत कोशिकाओं तथा हानिकारक पदार्थों को निगल कर नष्ट करना, प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। उसके बाद है प्लेटलेट। दोस्तों आपको पता है कि शरीर में कम से कम 1.5 लाख से 4 लाख के बीच प्लेटलेट होना चाहिए। इसे दीवाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इसका कुछ विशेषता होता है दोस्तों, आकार में बहुत छोटे अनियमित टुकड़ों में होते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इनकी संख्या लगभग लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है, यानी 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होता है। दोस्तों इसकी आयु 7 से 10 दिन की होती है। अगर आपका हाथ या पैर कहीं किसी कारणवश कट गया है तो प्लेटलेट कैसे कार्य करता है आइए उसको समझते हैं। पहले रक्त वाहिका की दीवार में जैसे आपको चोट लग गया, जैसे यहाँ देखिए कट गया है, तो प्लेटलेट चोट लगने वाले स्थान पर एकत्रित हो जाता है। एकत्रित हो जाता है प्लेटलेट। प्लेटलेट सक्रिय होकर प्लग बनाता है, फाइब्रिन जाल बनाता है, यानी ये जाल बना दिया। मजबूत थक्का बनाना और रक्त के स्राव को रोकना इसका मुख्य कार्य है। आइए आज समझते हैं मानव का हृदय की संरचना, बनावट और उनके मुख्य कार्य। दोस्तों आप याद रखिएगा, मानव के शरीर में जो हृदय होते हैं वह मुट्ठी के आकार के होते हैं, परंतु इसका कार्य लगभग बहुत ही बड़ा होता है। इसका वजन 250 से 350 ग्राम का होता है। आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में कहीं पूछे कि मानव हृदय का वजन कितना होता है तो 250 ग्राम से 300 ग्राम का होता है। दोस्तों हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होते हैं, याद रखिएगा। यह हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो शरीर पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। दोस्तों याद रखिएगा, हृदय का आकार लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। इसका वजन 250 से 300 ग्राम यानी देहाती भाषा में एक पौवा के बराबर होता है। यह दोस्तों वक्ष गुहा के मध्य में स्थित होता है। इसका निर्माण हृदय पेशियों से बना होता है। इसकी संरचना दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। दोस्तों इसका सुरक्षा करता है। हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियम नामक झिल्ली होती है। यह तरल से भरी रहती है जो घर्षण को कम करती है। इसे पंप करेगा तो वह सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा। तो इसके बीच जो तरल पदार्थ होता है वह उस घर्षण को कम करता है। हृदय दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ रहता है, मतलब बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ रहता है। मानव हृदय की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। दोस्तों हृदय का आकार और स्थिति मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको लगे कि हमें दोबारा पढ़ना चाहिए तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आप याद रखिए, हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है। इसे हृदय आवरण या यानी हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। इस गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों तथा हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाली संभावित घर्षण को बचाता है। दोस्तों हृदय के 4 वेश्म होते हैं।
मनुष्य एवं मसेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, जो दायां और बायां अलिंद या ऑरिकल तथा दायां और बायां निलय का वेर्टिकल कहलाता है। एक होता है अंतरा अलिंद भित्ति, दूसरा होता है अंतरानिलय भित्ति, तीसरा होता है बायां अलिंद, चौथा होता है बायां निलय। निलय छिद्र एवं कपाट। दोस्तों याद रखिएगा, दायां अलिंद निलय छिद्र दाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसे दायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। इस छिद्र पर एक त्रिदली कपाट पाया जाता है। यह कपाट रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय की ओर जाने देता है, परंतु वापस आने नहीं देता है। उसके बाद बायां अलिंद निलय छिद्र। बायां अलिंद निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसे बायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। इस छिद्र पर एक तली कपाट या मिर्टेल कपाट होता है। यह कपाट रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने देता है, परंतु विपरीत दिशा में वापस आने नहीं देता है। समझते हैं अब हृदय का आंतरिक संरचना। दोस्तों दोनों अलिंद की दीवार पतली होती है, जबकि निलय की दीवार इनकी अपेक्षाकृत ज्यादा मोटी होती है। बाएं निलय की दीवार दाएं निलय की दीवार की अपेक्षा तिगुनी चौगुनी मोटी होती है। दायां बायां निलय हृदय के संकरे पश्च भाग में स्थित होते हैं तथा एक दूसरे से अंतरानिलय भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। दोनों अलिंद एक दूसरे से अंतरा अलिंद भित्ति के द्वारा अलग हो जाते हैं। ये मैं आपको पीछे अभी टॉपिक में बहुत ही सुंदर तरीके से समझा दिया हूँ। आप वहाँ पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसे भी आप पुनः पढ़ सकते हैं कि हृदय के 4 कक्ष होते हैं। इसको बहुत सुंदर से पढ़ना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे लगभग आता ही रहता है, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। हृदय के 4 वेश्म यानी 4 कक्ष होते हैं। एक होते हैं दायां अलिंद। यह शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। उसके बाद होता है दायां निलय। यह दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त लेकर उसे ऑक्सीजन युक्त होने के लिए फेफड़ों में भेजते हैं। उसके बाद होता है बायां अलिंद। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। बायां निलय यह हृदय का सबसे मजबूत हिस्सा है, जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। उसके बाद है रक्त वाहिका। रक्त वाहिका के मुख्य 4 अंग होते हैं। एक होते हैं महाधमनी, एक महाशिरा, एक फुफ्फुसीय धमनी और अगला होता है फुफ्फुसीय शिरा। महाधमनी जो होता है यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यह बाएं निलय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। उसके बाद महाशिरा, यह अशुद्ध रक्त को शरीर से दाएं अलिंद तक ले जाता है। दोस्तों इसके 2 भाग होते हैं, एक सुपीरियर महाशिरा, एक इन्फीरियर महाशिरा। तीसरा है फुफ्फुसीय धमनी। यह अशुद्ध रक्त को दाएं निलय से फेफड़ों तक ले जाता है। यह फेफड़ों से अशुद्ध रक्त को बाएं अलिंद तक ले जाता है। कपाट यानी हार्ट वाल्व, रक्त को सही दिशा में प्रवाहित रखने और उल्टे बहाव को रोकने के लिए हृदय के 4 वाल्व होते हैं। पहले होते हैं ट्राइस्पिड वाल्व। यह दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच स्थित होता है। दोस्तों इसका कार्य होता है, यह वाल्व अलिंद से निलय की ओर रक्त को जाने देता है और निलय से अलिंद की ओर रक्त के उल्टे बहाव को रोकता है। उसके बाद है पल्मोनरी वाल्व। यह दाएं निलय और फुफ्फुसीय धमनी के बीच स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि यह वाल्व निलय से फुफ्फुसीय धमनी की ओर रक्त को जाने देता है और वापस लौटने से रोकता है। ट्राइस्पिड यानी मिट्रल वाल्व, यह बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित होता है। चौथा में है एओर्टिक वाल्व। यह बाएं निलय और महाधमनी के बीच स्थित होता है। इसका कार्य होता है, यह वाल्व निलय से महाधमनी की ओर रक्त को जाने देता है और वापस लौटने से रोकता है। दोस्तों अगला है रक्त वाहिकाएं। यह हमारे शरीर में नली आकार की संरचना होती है, जो पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह का काम करती है। यह शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले
पाइप नेटवर्क की तरह कार्य करता है। मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के रक्त वाहिकाएं होते हैं: धमनी, शिरा, कोशिका। दोस्तों, धमनी जो होता है यह हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। इनकी दीवारें मोटी, लचीली और मांसल होती है। इनमें उच्च दाब में रक्त पारित होता है। अधिकतर धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। धमनी जो होता है वह हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। उसके बाद है शिरा। ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाता है। इनकी दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं। इनमें निम्न दाब में रक्त प्रवाहित होता है। अधिकतर शिराओं में ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध रक्त होता है। उसके बाद है कोशिका। ये धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ता है। इनकी दीवारें एक कोशिका मोटी होती है। यहीं पर गैस, पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इसमें रक्त बहुत धीमी गति से प्रवाहित होता है। दोस्तों, इसका कार्य होता है पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन आदि का आदान प्रदान करना। अगला है लसिका, किसे कहते हैं दोस्तों? लसिका एक रंगहीन या हल्के पीले रंग का द्रव होता है जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र और परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, इसे सरल भाषा में समझे तो जब रक्त कोशिकाओं से होकर बहता है तो उसका कुछ भाग यानी प्लाज्मा, प्रोटीन और श्वेत रक्त कोशिका ठन कर उत्तकों के बीच खाली स्थान में एकत्र हो जाता है। इसी छने हुए द्रव को लसिका कहते हैं। दोस्तों, लसिका की मुख्य विशेषता है दोस्तों, यह लाल रंग कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण रंगहीन होता है। संरचना, यह काफी हद तक रक्त के प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा रक्त की तुलना में कम होती है। कोशिका, इसमें प्रचुर मात्रा में लिम्फोसाइट यानी श्वेत रक्त कोशिका पाई जाती है। दोस्तों, लसिका का मुख्य कार्य होता है संक्रमण से सुरक्षा। लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके बीमारियों से बचाता है। वसा का अवशोषण, यह क्षुद्रांश यानी छोटी आंत से पचे हुए वसा को अवशोषित करके रक्त तक पहुंच जाता है। द्रव का संतुलन, यह ऊतकों में जमा अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त परिसंचरण में लाकर शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखता है। अपशिष्ट पदार्थों की सफाई, यह कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों और मृत कोशिकाओं को हटाकर शरीर की सफाई करने में मदद करता है। दोस्तों, प्रमुख लसिका का अंग होता है लसिका ग्रंथियां, थाइमस ग्रंथियां, तीली और अस्थि मज्जा। दोस्तों, रक्तचाप क्या है? रक्तचाप वह दाब या बल है जो हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त के प्रवाह के कारण रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर पड़ता है। रक्तचाप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक दबाव और दूसरा होता है डायसिस्टोलिक दबाव। दोस्तों, सिस्टोलिक दबाव यह ऊपर की संख्या जैसे 120 होती है। जब हृदय संकुचित होकर धमनियों में रक्त पंप करता है तब धमनियों की दीवार पर लगने वाला अधिकतम दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। डायस्टोलिक दबाव, यह नीचे की संख्या 80 होता है। 2 धड़कनों के बीच जब हृदय आराम की स्थिति में होता है और रक्त से भरा होता है तब धमनियों में बचा हुआ न्यूनतम दबाव डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। रक्त दाब की श्रेणियां वयस्कों के लिए। दोस्तों, सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। उच्च रक्तचाप 140/90 होता है। निम्न रक्तचाप 90/60 होता है। याद रखिए, 120/80 एक सामान्य रक्तचाप होता है। ध्यान दें, ये आपको सुनना और समझना चाहिए। दोस्तों, उच्च या निम्न रक्तचाप दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नियमित जांच और सही जीवन शैली अपनाकर अपने हृदय को स्वस्थ रखें। नमस्कार दोस्तों, आज ये टॉपिक इस तरह समाप्त होता है।